हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर फर्स्ट और बिल्कुल बेसिक से चैप्टर बाय स्टेप सारे चैप्टर्स स्टडी किए जाएंगे। अगर हम AKTU के सिलेबस के हिसाब से देखें तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चलती है, सिविल ब्रांच और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैकेनिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिक्स अगर इस सब्जेक्ट का नाम है तो सबसे पहले हमें इस मैकेनिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ मैं सारे वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस आपको समझाऊंगा। तो मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जैसे इसको कह सकते हैं मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस विच डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज एंड देयर इफेक्ट। मीन्स हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे और इन फोर्सेस की वजह से क्या इफेक्ट हुआ बॉडीज में, इस चीज को स्टडी किया जाता है, फोर्सेस और उसके इफेक्ट को। यानी कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स, वट एवर यू कैन से। इट डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। खाली फोर्सेस को स्टडी नहीं करना है कि फोर्स इस तरीके से है, फोर्स इतना लगा है, इस एंगल पर लगा है, ऐसा स्टडी नहीं करना है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिक्स की, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी वजह से बॉडी में कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैसा प्रभाव आ रहा है। This is the definition of mechanics. So mechanics is a branch of physics or science which deals with the forces acting on the body and their effect. Okay. अब जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की या मैकेनिक्स की, यदि हम उसको बेसिकली क्लासीफाई करना चाहते हैं तो मैकेनिक्स में एक आ जाएगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करते हैं और एक पार्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टडी नहीं हो रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थोड़ा सा अंतर है। मैकेनिक्स हमारे हर जगह है, डेली रूटीन में देखें हर जगह मैकेनिक्स है, हर जगह फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉडी या तो मूव कर रही है या रेस्ट पर है, सब जगह मैकेनिक्स है। लेकिन यदि हम इस मैकेनिक को सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स को यूज करें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो सब्जेक्ट बन जाता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यानी कि चूंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर फोकस करना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जहां पर हम फोर्सेस फ्लूइड्स पर स्टडी कर रहे हैं। फ्लूइड्स एक स्पेशल बॉडीज होती हैं जो फ्लो करती हैं, उनके बाद में उनके वो अलग टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, मतलब फ्लूइड एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। फोर्सेस वहां भी लगते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ स्पेशल बॉडीज होंगे, फ्लूइड नहीं होगा, कुछ स्पेशल बॉडीज होंगी। यानी कि उस बॉडीज के आधार पर हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, और एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, और हम इसको कह सकते हैं डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स। बस नाम ही सॉलिड है, आपको ये ध्यान देना है। ओके, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज नोन एज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स एंड अदर इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स। तो इसका मतलब है हम अभी फिलहाल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को नहीं स्टडी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, एक डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी, यानी कि बॉडीज के हिसाब से है। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी, ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी 11th 12th 9th 8th में भी सुना होगा रिजिड बॉडी। जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है कि रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिस पर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडीज पर तो उनके शेप और साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर डिफॉर्मेशन होता भी है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि नेग्लिजिबल है। उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ो इतना डिफॉर्मेशन तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सॉलिड मैकेनिक्स में डेफिनेटली फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, यानी कि बॉडी के अंदर खलबली मची है तो उन सब बॉडीज को हम लोग सॉलिड बॉडीज कहते हैं और उनकी जो मैकेनिक्स होगी सॉलिड मैकेनिक्स। इसका मतलब रिजिड बॉडीज में हम ये मान के चलेंगे कि कोई नो इंटरनल फोर्स, यानी कि यहां पर कोई इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं हुआ है। नो इंटरनल फोर्स, कोई इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं हुआ है। और सॉलिड मैकेनिक्स में एक प्रकार से हम इंटरनल फोर्सेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर चीजें कुछ हो चुकी हैं तो इंटरनल फोर्सेस को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके,
तो मैकेनिक्स का फिर से बताते हैं, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देयर इफेक्ट। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। हमें स्टडी करना अल्टीमेटली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही, जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के KTU में चलता है, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में किसी न किसी सेमेस्टर में बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। ओके, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में कोई इंटरनल फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे, और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स में इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, या इंटरनल फोर्सेस चीज़ें हमें स्टडी करनी होंगी। फिलहाल हम जो कुछ चैप्टर स्टडी करेंगे, कुछ यूनिट स्टडी करेंगे, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन रिजिड बॉडीज, यानी कि बॉडी के शेप और साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं रिजिड बॉडी। ओके, तो चलिए देखते हैं रिजिड बॉडी। मान के चले रिजिड बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं है यहाँ पर। मान के चलते हैं इसमें कोई पॉइंट्स डिस्क्राइब कर देते हैं। मान के चलो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। मान के चलो एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, कई सारे फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, दैट इज F3। ये नहीं मान के चलना है कि बॉडी है तो एक ही फोर्स अप्लाई होगा, नहीं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा फोर्सेस मिलेंगे और उनके कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो मान के चलो रिजिड बॉडी है, उसमें कोई 2 पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो इन फोर्सेस की वजह से हो सकता है कि ये बॉडी आगे कहीं डिस्प्लेस हो गई, मतलब ये फोर्सेस लग रहे हैं तो बॉडी खिसक के यहाँ पर पहुँच गई। मान के चलते हैं वो जो पॉइंट यहाँ पर था वो पॉइंट यहाँ पर है, और जो B पॉइंट यहाँ पर है ये पॉइंट यहाँ पर है। इसका नाम हमने रख दिया A' B'। तो कोई पूछेगा भाई बॉडी तो वही है, पॉइंट्स भी वहीं पर हैं, तो आपने नाम A' और B' क्यों रख दिया? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसकी जो पोजीशन शिफ्ट हुई है, मतलब कोई एक्सेस होगा, रेफरेंस एक्सेस, जहाँ से हम चीज़ों को नाप रहे होंगे, कोई रेफरेंस एक्सेस होगा, तो रेफरेंस एक्सेस के में A की कोई पोजीशन होगी, B की कोई पोजीशन होगी। चूंकि बॉडी शिफ्ट हो चुकी है तो हम पॉइंट्स अब बॉडी के रिलेटिव में तो वही है, लेकिन अगर किसी कोऑर्डिनेट्स एक्सेस के हिसाब से वो दूर चले गए, तो उस एक्सेस के रेफरेंस में पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गए, इसलिए वो नए पॉइंट्स बन गए, इसलिए A' B'। तो यानी कि दीज आर द पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। अपने रेस्पेक्ट में तो पॉइंट वहीं पर है। मान के चलते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगर ये रिजिड बॉडी है तो अभी भी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि रिजिड बॉडी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जो दूसरी बॉडीज होती हैं सॉलिड बॉडीज, वो या तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगी या फिर एक्सपैंड हो जाएंगी। एक्सपैंड करने पर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ बढ़ सकता है, और कंप्रेस होने पर या सिकुड़ने पर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो सकता है। तो अगर आपको डेफिनेशन देने तो दिस इज बेटर डेफिनेशन इन इंजीनियरिंग। ओके, तो रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच the relative distance between any 2 points remains constant even on the application of external forces। यानी कि एक प्रकार से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फिलहाल हमें रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को स्टडी करना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम समझते हैं कि मैकेनिक्स फोर्सेस की कहानी है और उनके इफेक्ट की कहानी है, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर मान के चले आपसे पूछ लेता है, ठीक है आप बार बार फोर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या फोर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपल है, हम फोर्स को इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से एक ऐसा एजेंट लगा हुआ है जो किसी बॉडी की अवस्था को, बॉडी के स्टेट को परिवर्तित करता है विच चेंजेस, या तो वो चेंज करेगा, विच चेंजेस या तो वो चेंज करेगा, और ट्राइज टू चेंज या तो वो बॉडी की अवस्था को बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पर आता है कि स्टेट का मतलब क्या है। इन जनरल अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं या मैकेनिक्स की बात करें तो आप कोई ज्योग्राफी वाली बात नहीं कर रहे हैं कि स्टेट का मतलब है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से नहीं है। या हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को। यहाँ पर स्टेट का मतलब अगर मैकेनिक्स के स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो हम सिंपल से समझ सकते हैं, हम जानते भी हैं इसको, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, यानी कि रेस्ट यानी कि बॉडी रुकी हुई है और या तो बॉडी मोशन कर रही है। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की अवस्था को बदल देगा, चेंज कर देगा। मतलब रेस्ट को मोशन में ला सकता है, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है और मोशन वाली को रेस्ट में। मान के चलिए एक फुटबॉल यहाँ पर ग्राउंड पर रखा हुआ है, आपने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, दैट इज एफ। अब पहले ये किस सिचुएशन में है, यानी कि रेस्ट पर है। जैसे ही आपने किक किया तो बॉडी
इस तरीके से कहीं आगे चले गई, यानी कि वो मोशन कर गई है, यानी कि हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई है। कोई बॉडी लुढ़कती हुई आ रही है, हम उसको भी रोक सकते हैं उसके रिवर्स में फोर्स लगा के, यानी कि वहाँ पर अगर बॉडी चलती हुई आ रही है तो मोशन में हम रिवर्स से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी रुक जाएगी, यानी कि मोशन से वो रेस्ट पर आ गई है। ओके, तो दीज आर कॉल्ड स्टेट्स, मतलब ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई और ये स्टेट की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टेट हो गया। अब बात आती है कि जो फोर्स है बॉडी पर लग रहा है, तो चलिए ये बात फोर्सेस की चल रही है और तो हम फोर्सेस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ फोर्स, आपको कौन कौन से फैक्टर्स, फोर्स के फैक्टर्स को पता होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगला है डायरेक्शन, और वैसे डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन एक और चीज़ होती है दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। यानी कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको ये 4 फैक्टर्स यहाँ पर बताने पड़ेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। ओके, मान के चलते हैं एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से इट इज़ ऑफ 10 न्यूटन एंड इट इज़ अप्लाइंग एट द पॉइंट दैट इज़ ए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना हो गया, 10 न्यूटन। किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, ए पॉइंट पर। उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए आपको कोई एक्सेस बना दे। मान चलिए हमने यहाँ पर कोई हाँ, ये जो इसकी लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि बॉडी का जो फोर्स जो बॉडी पर लग रहा है वो ए पॉइंट पर लग रहा है, तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें आगे और पीछे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम लाइन को, कि इसी लाइन पर वो लग रहा है, हालांकि वो एक पॉइंट पर लग रहा है, तो अगर हम कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको लाइन को एक्सटेंड कर दें, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अभी तो आपको ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर हम भाई 3D व्यू में देखेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब खड़े तौर पर भी लग सकता है, और हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कैन बी वर्टिकल, मतलब खड़े तौर पर, वर्टिकल मतलब खड़े तौर पर, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से बिल्कुल बैठा हुआ। तो यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब बात आ रही थी डायरेक्शन की, ये वाला। अब डायरेक्शन मान के चलिए हमने यहाँ पर कोई रेफरेंस एक्सिस बना दिया, मान चलो ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद सम रेफरेंस एक्सिस। मान के चलो इस रेफरेंस एक्सिस को हम लोग PQ नाम दे देते हैं, तो हम कह देंगे कि इसकी डायरेक्शन को आपको बताना है तो उसके एंगल को बताना है। ये समझ लीजिए, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड एनी एक्सिस से PQ। आमतौर पर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, वो इजी करने के लिए अभी हमने चलिए जनरलाइज कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। और लाइन ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है उसकी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, या 4 फैक्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है, किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फोर्स किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर अप्लाई होता है, किसी दूसरे पॉइंट पर अप्लाई होता है, तो सीन चेंज हो सकता है। इसका मतलब है आपको ध्यान देना है कि अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, मान के चलते हैं आप फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल A, और फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, से इट इज पॉइंट द B। अब बताइए A पॉइंट पर एक बड़ी लंबी सी बॉडी है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये बॉडी टॉपल कर सकती है, यानी कि बॉडी इस तरीके से टिल्ट हो सकती है, बॉडी इस तरीके से गिर सकती है इस पर। लेकिन अगर हम बॉडी टिल्ट मतलब रोटेट कर सकती है, मतलब ऐसे ये बॉडी इस तरीके से टॉपल कर जाएगी, यानी कि बॉडी रोटेट करते हुए गिरेगी। लेकिन यही फोर्स अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें, यानी कि आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर A पर था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर, अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बॉडी जाहिर सी बात है रोटेट नहीं गिरेगी नहीं, बॉडी स्लाइड कर जाएगी, बॉडी इस केस में स्लाइड कर जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन इज डिफरेंट।
मीन्स बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी का जो मोशन है, वो उसका जो तरीका है वो चेंज हो गया। यहाँ पर बॉडी इस तरीके से टिल्ट होगी, मीन्स बॉडी का अगर हम ए पॉइंट पर अप्लाई करें तो बॉडी हो सकता है फिर बाद में यहाँ ऐसे ऐसे हो जाए, फिर बाद में यहाँ पर पूरी तरीके से बॉडी गिर जाए, यहाँ पर इस तरीके से इस सिचुएशन पर आ जाए। यानी कि बॉडी एक प्रकार से रोटेशनल वाला मोशन आपको नजर आएगा और बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगी या गिर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। लेकिन अगर वही फोर्स अगर हम बी पर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम बॉडी जो है वो स्लाइड करेगी। यानी कि इससे ये पता चलता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का सिग्निफिकेंस, यानी किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे फर्क पड़ जाएगा। बॉडी का मोशन किस तरह होगा, बॉडी का जो मोशन का जो डिस्क्रिप्शन है दैट विल बी चेंज, कि वो लीनियर मोशन होगा या क्या होगा, ये सब चीज़ें आपकी बदल सकती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट, कितना लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, किस डायरेक्शन पर हमें लगाना पड़ेगा फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है कि आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। और लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजेंटली अप्लाई हो रहा है कि वर्टिकली अप्लाई हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फोर्स जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई फोर्स की। अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। भाई फोर्स की वजह से किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो हम यहां पर कह सकते हैं एक होता है ट्रांसलेटरी इफेक्ट, दूसरा होता है रोटेटरी इफेक्ट, और तीसरा होता है जनरल प्लेन मोशन। सिंपल। सबसे पहले ट्रांसलेटरी इफेक्ट। फॉर एग्जांपल किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पर पहुँच गई। इसका मतलब है इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, मतलब बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर डिस्प्लेस हो गई है। यानी मान के चलते हैं डिस्प्लेसमेंट एस है। तो इसका मतलब है कि बॉडी का हर एक पॉइंट एक लीनियर मोशन कर रहा है, सीधा सीधा मोशन कर रहा है। मीन्स मान के चलो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर सारा मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। तो बिल्कुल वो लीनियरली गया है, स्ट्रेट गया है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लीनियरली गया है, कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया है। तो इसका मतलब है जब बॉडी सिर्फ डिस्प्लेस हो रही है या फिर उसका मोशन जो है उसके हर एक पॉइंट का, जैसे अगर कोई पॉइंट बॉडी का यहाँ पर है तो वो यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि अगर इसको भी स्टडी करेंगे तो ये भी लीनियर मोशन होगा। यानी कि बॉडी का हर एक पॉइंट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। दैट इफेक्ट इज नोन एज ट्रांसलेटरी इफेक्ट। यानी कि ये जो सिचुएशन है दैट इज ट्रांसलेटरी। रोटेटरी, किसी पॉइंट के अबाउट यदि बॉडी रोटेट कर रही है, मान के चलते हैं ये बॉडी है, ये इसकी कोई एक्सिस है, मान के चलो एक्सिस कुछ इसके आर पार गई हुई है इस तरीके से। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, अपनी ही जगह पर रोटेट कर रही है। जैसे पंखा है, पंखा अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, पंखा अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं रोटेटरी। सिंपल। किसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ वो रोटेट करेगा, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई है, बॉडी अपनी ही जगह पर रोटेट करे, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी। यानी कि रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी जस्ट रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस। ये एक्सिस इस तरीके से गई है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रही है। उसके बाद आता है जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन इज अ कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। तो जनरल प्लेन मोशन में ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेटरी भी होगा। मान के चलिए कोई बॉल, ये पूरा ग्राउंड है, एक बॉल है, यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए, कोई फोर्स अप्लाई किया आपने। अब बताइए बॉडी जो है ग्राउंड पर है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी लुढ़क के बॉडी रोटेट करके यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब बॉडी रोटेट करके यहाँ पर बॉडी इस तरीके से रोटेट करके पहुँची होगी, रोटेट करी होगी, यहाँ पर पहुँची। यानी कि अगर हम इस पूरे मोशन को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर रोटेटरी भी हो रहा है, साथ में ट्रांसलेटरी भी हो रहा है, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ खिसक गया है, या फिर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक गया है। यानी कि
ट्रांसलेटरी भी हो रहा है एज वेल एज रोटेटरी भी होता है। तो ट्रांसलेटरी, ओके। तो यानी कि ये है सिचुएशन, यानी कि बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई, यहाँ पर हम एक्चुअली हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल, मोशन के इफेक्ट है एक प्रकार से, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी अपनी एक्सेस पर रोटेट कर रही है एक ही जगह पर, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है, तो रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी। अब ये बॉडी का शेप सर्कुलर, इस टाइप की बॉडी स्फेरिकल बॉडी टाइप में होनी चाहिए। हो सकता है कि जैसे नॉर्मल बॉडी है, ब्लॉक टाइप की बॉडी है, वो फोर्स लगाने पर सिर्फ डिस्प्लेस करेगी। तो ये बॉडी का शेप स्फेरिकल होने की वजह से हमें जनरल प्लेन मोशन हम अचीव कर पा रहे हैं, ओके। तो ये है कि कितने प्रकार के फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं। तो हमने फोर्स को स्टडी कर लिया, फोर्स के फैक्टर्स को स्टडी कर लिया, फोर्सेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ओके। तो चलिए, सबसे पहले यदि हमें फोर्सेस को स्टडी करना है, तो फोर्सेस को स्टडी करने के, अब फोर्सेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? मान के चलते कोई रिजिड बॉडी है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, से इट इज F1, दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, से इट इज F2, तीसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, से इट इज F3। अब ये फोर्स अगर अकेला होता F1, तो ये बॉडी को इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता। अगर ये फोर्स F2 अकेला होता तो ये बॉडी को इस तरीके से ले जाने की कोशिश करता, मतलब बॉडी को इस तरीके से ले जाने की कोशिश करता। ये F3 है तो ये बॉडी को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता। यानी इंडिविजुअली तो पता है कि F1 इस बॉडी को इधर ले जाएगा, F2 इधर ले जाएगा, F3 विल मूव समवट वर्टिकली अपवर्ड। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि अब हर एक ये प्रयास करेगा इधर ले जाने का, ये प्रयास करेगा इधर ले जाने का, ये प्रयास करेगा इधर ले जाने का। तीनों बॉडीज का इफेक्ट जो है वो अलग अलग है। तो बॉडी एक्चुअली जाएगी तो क्या बॉडी इस साइड जाएगी F1 के अलॉन्ग जाएगी, कि बॉडी F2 के अलॉन्ग जाएगी, कि बॉडी F3 के अलॉन्ग जाएगी? बॉडी का कहाँ मूवमेंट होगा, किधर जाएगी? तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसका मतलब है हमें एक इन तीनों फोर्सेस को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट सिंगल फोर्स इज नोन एज द रिजल्टेंट। यानी कि किसी तरीके से हम इन बहुत सारे फोर्सेस को, जो फोर्सेस का जो समूह है, फोर्सेस का जो ग्रुप है, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फोर्स, सो दैट वी कैन स्टडी हाउ द बॉडी इज मूविंग और वेयर द बॉडी इज मूविंग एंड व्हाट इज इट एक्चुअल इफेक्ट। मान के चलते हैं इन सब का रिजल्टेंट ये आ गया, मान के चलते हैं ये रिजल्टेंट है। अब हम आराम से बता सकते हैं कि ये बॉडी पर अब ऐसा लग रहा है एक ही फोर्स लग रहा है, जिसका नाम एक रिजल्टेंट है, और बॉडी को रिजल्टेंट की जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ले जाने का बॉडी को प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इट इज अ सिंगल फोर्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ सिंगल फोर्स विच हैज द सेम इफेक्ट as the given number of forces, मतलब रिजल्टेंट वो फोर्स है जो उतना ही इफेक्ट देगा, सेम इफेक्ट, वैसा ही इफेक्ट देगा जैसे सारे फोर्सेस मिल के देना चाहते हैं, तभी तो उसका नाम रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, वो अलग बात है। इतना आसान नहीं कि रिजल्टेंट हमने यहाँ बना दिया, ऐसे नहीं। उसके लिए भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ओके। चलिए, उसके बाद अभी हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, चार फोर्स लग रहा है। इस तरीके से कैसे भी फोर्सेस लग सकते हैं, किसी भी एंगल पर लग सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लग सकते हैं। तो फोर्सेस के ये बहुत सारे फोर्सेस के जो सिस्टम है उसको हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो हमने अपनी मैकेनिक्स को ईजी करने के लिए ये फोर्सेस के जो ग्रुप है, फोर्सेस का जो समूह है, उसको हमने थोड़ा सा ईजी कर दिया है, ओके। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज फोर्स सिस्टम। बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन हम अब उनको थोड़ा सा सही ढंग से स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a body. It is a system of forces acting on a body. बहुत सारे फोर्सेस का जो ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। यहाँ पर सिर्फ फोर्सेस होंगे। तो हमने अपने टॉपिक को, अब हम जो भी स्टडी करेंगे जिस फोर्स सिस्टम के अंतर्गत, इस फोर्स सिस्टम को यदि हम कैटेगराइज करें तो इसके अंतर्गत जितने भी फोर्स सिस्टम आएंगे हमारी मैकेनिक्स उतने तक ही सीमित रहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जो भी स्टडी किया है हमने इसी फोर्स सिस्टम के अंतर्गत स्टडी किया है।
तो फोर्स सिस्टम के यदि अंतर्गत यदि हम स्टडी करें तो सबसे पहले हमारा सिस्टम आता है, एक आता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और एक आता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ओके, तो फोर्स सिस्टम के अंतर्गत हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम भी आएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम आएगा। तो फोर्सेस का जो समूह है, फोर्सेस का जो ग्रुप है, दैट इज नोन एज फोर्स सिस्टम। बॉडी पर किस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, यानी बहुत बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप कहोगे आप उसको हम किस कैटेगरी में रखें, हम उसको कोप्लेनर में रखें या नॉन कोप्लेनर में रखें, और फर्दर भी क्लासिफिकेशन, इस तरह यही चीज हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं कि फोर्स का सिस्टम किस तरह का है। सबसे पहले कोप्लेनर, कोप्लेनर को अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें तो 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन में ही होंगे, 2 ही डायमेंशन होंगे अगर x और y से मिलकर एक प्लेन बना है। नॉन कोप्लेनर पूरे स्पेस में फैला होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट विल बी डीलिंग विद 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, कोप्लेनर 2 डायमेंशन होगा और नॉन कोप्लेनर होगा 3 डायमेंशन। यानी कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में सारे फोर्सेस विल बी इन वन प्लेन। जैसे मान के चले अगर हम एक्सिस बना दें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। और नॉन कोप्लेनर सिस्टम में आपके तीनों एक्सिस होंगे, मान के चलो एक्स वाई और जेड। ये बॉडी पूरे मतलब इसका बॉडी मतलब जो फोर्सेस होंगे वो एक प्लेन बना लगे, एक्स डायरेक्शन में भी लग सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी लगेंगे, जेड डायरेक्शन में भी लगेंगे। यहाँ पर हम यही मान के चलेंगे कि अगर कोई फोर्स है तो वो एक ही प्लेन में है, मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में है या एग्जैक्ट प्लेन में है, मतलब इसी प्लेन में होगा, एक ही पर्टिकुलर। जैसे अगर आप इस पेपर को देख रहे हैं तो अगर हम इस पर कोई फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ इतने प्लेन तक सीमित रखें, उसका थर्ड डायमेंशन को काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो बॉडी पर ऐसे लग रहा है वर्टिकली, यानी कि एक एक्स के मतलब एक फोर्स अगर ऐसे भी लग रहा है ऐसे भी लग रहा है तो इसी प्लेन में लग रहे हैं, या तो एक्स के अलॉन्ग लग रहे हैं या वाई के अलॉन्ग लग रहे हैं या एक्स और वाई से कोई एंगल बना रहे हैं। कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो वर्टिकल इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, यानी कि तीसरे डायमेंशन की बात नहीं होगी। तो दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और नॉन कोप्लेनर में इस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली भी लग सकता है, वाई के अलॉन्ग भी लग सकता है और जेड परपेंडिकुलर भी लग सकता है, यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम उसी को कहते हैं। इफ ऑल द फोर्सेस आर नॉट इन वन प्लेन, यानी कि अगर एक प्लेन में नहीं होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एक प्लेन में नहीं होंगे तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। अभी हमें अपने टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही टॉपिक पर रहेगा, दैट इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी कि हमारी मैकेनिक्स में जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लगेंगे उन फोर्सेस को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ये मान के चला जाएगा कि फोर्सेस जो है सिर्फ एक प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन वाला जो में फोर्स नहीं लग रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। जो भी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, बीम हो गई, ट्रस हो गई, उस सब में यही मान के चल रहे हैं कि ऑल द फोर्सेस आर इन वन प्लेन। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऑल द फोर्सेस आर इन वन प्लेन, यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलिए अब इसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को फर्दर और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।